वर्ड्स सीखता है, छोटे छोटे अल्फाज सीखता है, फिर उन अल्फाज को जोड़ना सीखता है, फिर उससे पूरे का पूरा वो एक कम्युनिकेट कर रहा होता है, पूरी बात अपनी समझा रहा होता है। तो बेसिकली लैंग्वेज मॉडल भी ऐसे ही करता है कि शुरू में ये एक एक वर्ड्स को सीखता है, एक एक टोकन हम उसे कहते हैं। लैंग्वेज के बेसिकली टोकन होते हैं, ये टोकन्स को सीखता है, फिर उन टोकन्स को जोड़ना सीखता है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप कायम करता है। ठीक है, इसे पता है कि कौन सा टोकन किस वक्त मैंने यूज करना है। जिस तरह लास्ट क्लास में शहजाद साहब ने एक एग्जांपल दी थी कि आई एम गोइंग टू स्कूल एंड देन। ठीक है, तो उसके बाद हर बंदे ने अपने अपने जहन में बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे जुमले सोच लिए थे। तो एग्जैक्टली जनरेटिव एआई के जो टूल हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुतालिक हो, लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुतालिक हो, तो उसमें भी यही काम होता है कि वो कुछ वर्ड्स जोड़ता है और उन वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बनाता है, फिर उनको पैराग्राफ बनाता है, उससे फिर पूरे पूरे मजामीन बनाता है। तो इसी तरह की चीज़ आप लोगों ने लामा के नाम से सुनी होगी। मेटा ने एक मॉडल बनाया लामा के नाम से। फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ लोग फेसबुक पर इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसी से मिलता जुलता एक टूल चैट जीपीटी के नाम से है। मार्केट में सबसे पहले लैंग्वेज का जो टूल कॉमनली आम लोगों के यूज़ में आया वो चैट जीपीटी का था। तो इसी टूल का फर्दर तारफ इंशाल्लाह शहजाद साहब आपसे करवाते हैं जी। ओके, डॉक्टर जाकिर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ का स्टार्ट लिया है। तो अब देखें, हमने ये डिसाइड कर लिया कि आज की इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम लोग चैट जीपीटी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी। ठीक है, और इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बेसिकली आया कैसे, और इसका यूटिलाइज बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे और जो ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास अगर हम अर्ली 90s में चले जाएं, तो वहाँ पर हमारे पास सीखने के लिए बुक्स थी। हम जो भी चीज़ सीखते थे, हमें उसके लिए शॉप पे जाना पड़ता या लाइब्रेरी को हमें विज़िट करना पड़ता, और वहाँ से जाके हम उस टॉपिक से रिलेवेंट हम बुक परचेज़ करते, और उस बुक को हम पेज बाई पेज, वन बाई वन खुद से हम रीड आउट करते, स्टडी करते, और उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते थे। देन मिड ऑफ 90s के बाद हमारे पास जो बूस्ट आया टेक्नोलॉजी का, उसकी वजह से हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हुआ। अब वही जितनी भी बुक्स थी, जितना भी हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल था किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज के हवाले से, वो सारे का सारा हमें अवेलेबल हो गया इंटरनेट के ऊपर। अब जब इंटरनेट के ऊपर आया, तो अब लोगों में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, तो अब बुक्स या बुक शॉप को या लाइब्रेरी को विजिट करने के बजाय लोगों ने अपने पास लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठ के जो भी चीज़ उनको सर्च करनी हो, जिस नॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उसको गूगल पे सर्च करते थे, और रेलेवेंट वेबसाइट के ऊपर जाके रेलेवेंट या विकीपीडिया के ऊपर जाके उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस करते थे। देन इसके बाद जैसे ही लेट 90s हमारे पास, यानी कि आप 80s 90s या 95 96 का इरा शुरू हुआ, 1995 1996 का, तो उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी का मजीद बूस्ट आया पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास मोबाइल अवेलेबल हुए। इनिशियली हमारे पास बटन वाले मोबाइल थे, लेकिन देन जैसे ही हमारे पास ये एंड्रॉयड मोबाइल आया, तो इसने पूरे सिनेरियो को टोटली चेंज कर दिया। अब हमारे पास बुक, हमारे पास मोबाइल के लिए किसी से बात करने के लिए टेलीफोन, किसी को मैसेज करने के लिए हमारे पास ईमेल, और किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हमारे पास फंक्शनैलिटी, किसी भी वीडियो को एक्सेस करने के लिए यूट्यूब के चैनल्स, किसी भी सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मोबाइल ऐप्स, सारी की सारी इस छोटे से मोबाइल के अंदर अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना इंतहाई आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर अगेन एक इशू था कि हमें चीज़ों को सर्च करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ आपको, मैं अपनी साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो तो हमारे पास इशू क्या था, जो अभी भी स्टिल था, कि हमें गूगल के ऊपर आना पड़ता है। आइदर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आइदर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आइदर हम कोई भी पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं,
हमें आना पड़ता है गूगल पे, और गूगल पे मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट इज़, सिंपल सा हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब देखें, जैसे ही मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म आया, तो अब मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो यहाँ पर ये देखें, 1 से लेकर 10 तक पेजेस आ गए हैं, और मेरे पास कोई हज़ारों की तादाद के अंदर वेबसाइट्स के लिंक अवेलेबल हो गए कि मुझे उस पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो वेबसाइट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, न्यू वेबसाइट पे जाता हूँ और जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी इशू क्या है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी। अगेन मेरे पास एक इशू अवेलेबल है यहाँ पर। अब जैसे ही 2019 आया, तो 2019 में हमारे पास एक बूस्ट आया टेक्नोलॉजी में, और हमें ओपन एआई ने एक टूल दिया। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओपन एआई, हम ये है ओपन एआई, ठीक है जी। ओपन एआई ने हमें एक, ये ओपन एआई जो इंटरनेशनल कंपनी है, इन्होंने एक टूल बनाया, और इस टूल की कैपेबिलिटीज ये थी कि आपको कोई चीज़ सर्च नहीं करनी पड़ती, कोई चीज़ आपको ढूंढने के लिए गूगल की तरफ नहीं जाना पड़ता, बल्कि जस्ट आपने अपना जो आपके जहन में किसी भी नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या किसी भी नॉलेज से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी डोमेन से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो वो आप जस्ट आएंगे, ये जो इन्होंने चैट जीपीटी का टूल बनाया, उस टूल के अंदर आके आप जस्ट उस इंफॉर्मेशन के बारे में, या वो जो क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको मुकम्मल कंप्लीट जो है ना इंफॉर्मेशन उसके ऊपर रेलेवेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसका अब ये फ़ायदा हुआ कि अगर तो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी भी मेडिकल से रिलेटेड, किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड, आपको कोई किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आपको मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आपको फिजिक्स के टॉपिक समझ नहीं आ रहे, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन है, आइदर वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आइदर वो आपकी दुनियावी उलूम है, दीनी उलूम है, जिस तरह का भी उलूम है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जस्ट उसको एक क्वेश्चन करते हैं, वो डायरेक्टली आपको आंसर कर देते हैं, ये वाली ऐप। तो इसकी वजह से जो एजुकेशन के अंदर और मार्केट के अंदर इंतहाई ज़्यादा बूस्ट आया, और जो कामों का काम करने की जो स्पीड थी, वो पहले अगर एक काम हम या एक प्रोसेस या एक क्वेश्चन हम 10 मिनट में या 20 मिनट में सॉल्व कर रहे थे, तो इस ऐप की वजह से वही सारे क्वेश्चन जो है ना विद 1 मिनट के अंदर हम सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं। तो अब ये तो जो इसका थोड़ा जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब मैं चलता हूँ इस ऐप की तरफ, और इस ऐप का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी लिंक क्या है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपना कैसे जो है ना वो अकाउंट वगैरह क्रिएट करके हम इसको कैसे यूज़फुल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हम जाके इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा मुझे इसको, ओके, आपने आना है इस एड्रेस बार में, और यहाँ पर आकर आपने सिंपली क्या लिखना है जी, gpt. या इसको आपने chatgpt.com, ठीक है। सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नज़र आ रहा है सब लोगों को? प्लीज़ कंफर्म कर दें मुझे। ओके, तो आपने इस टूल को या इस ऐप को एक्सेस करने के लिए गूगल के या किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में आना है, और यहाँ पर आपने लिखना है chatgpt.com, ठीक है। आपको ये एक स्क्रीन नज़र आएगी। अब इस स्क्रीन पे देखिए हमारे पास तकरीबन 2-3 हिस्से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टॉप बार है, जहाँ पर लिखा हुआ है चैट जीपीटी 4o मिनी, एंड देन लॉग इन एंड साइन अप। और ये आपको दरमियान में एक एरिया नज़र आ रहा है जिसको हम मैसेज एरिया कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम इस ऐप को कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट वो हमें आंसर करता है। अब इसके बेसिकली दो मेथड्स हैं इसके साथ इंटरेक्शन के। एक मेथड ये है कि जिस तरह भी डायरेक्टली मैं वेबसाइट पे आ गया और मैंने अपना लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, विदाउट क्रिएशन ऑफ एन अकाउंट मैंने डायरेक्टली इसको इससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। और एक तरीका ये है कि मैं बाकायदा आऊँ, पहले लॉगिन या साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करूँ, फिर अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाऊँ एंड देन मैं से क्वेश्चन आंसर करूँ। अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप अकाउंट क्रिएट किए बगैर इसके साथ डिस्कशन करेंगे तो ये उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। बट जब आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट के साथ जब लॉगिन होके यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे इसके साथ, तो ये आप आज से लेकर फॉर एग्जांपल आप आज इसके साथ डिस्कशन शुरू करते हैं और इस ऐप के ऊपर डिफरेंट चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो इसकी मुकम्मल रिकॉर्ड पर अपने पास मेंटेन करेगा यूजिंग योर अकाउंट। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इन्हें एक चीज़ आज सर्च की और 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 1 महीना, 2 साल के बाद आपको वो चीज़ अगेन अपने वो क्वेश्चन एक्सेस करने हैं, तो आपको अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। लिहाजा इनिशियली पहले मैं आपको एक तरीका हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन करते हैं विदाउट क्रिएशन ऑफ एन अकाउंट, फिर उसका मैं आपको ड्रॉबैक बता दिया, वो प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। देन आफ्टर इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखेंगे, फिर हम उसके बाद इसके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ डिफाइन कंप्यूटर, ठीक है। जस्ट मेरे ध्यान में जिस देखें, आपने इस चैट जीपीटी टूल के साथ ऐसे इंटरेक्शन करना है जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन करता है, कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली टीचर से पूछते हैं कि सर मुझे ये चीज़ कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, मुझे मोबाइल के बारे में नहीं पता, मुझे बताएं मोबाइल क्या होता है, मुझे मोबाइल की मेमोरी के बारे में नहीं पता, मुझे बताएं। तो आपने सेम यही चीज़ें इसी के साथ इसी से डिस्कस करनी है जैसे आप अपने एक टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसको कहा डिफाइन कंप्यूटर और इंटर दबा दिया। देखते हैं अब ये क्या कहता है। देखिए जी, ये इसने हमें एक आंसर दे दिया, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा परफॉर्मिंग कैलकुलेशन समथिंग लाइक दैट। देखिए अब जस्ट इसने आपका मैसेज लिखा। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। यहाँ पर ठीक है। तो अब एक तो तरीका ये है कि हमने इसे क्वेश्चन कर लिया और इसने हमें इसका आंसर दे दिया। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये तो हमने इसमें इंग्लिश से हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में और ये हमें इंग्लिश में जवाब दे रहा है, तो अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेंगे? तो उन लोगों ने इस सिस्टम को, इस टूल को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप इसको इंग्लिश में आंसर करें, क्वेश्चन करें, इसको आप उर्दू में क्वेश्चन करें, इसको आप रोमन में क्वेश्चन करें, ये आपको सेम एज इट इज़ आंसर करेगा। अब मैं यही क्वेश्चन इससे मैं रोमन में पूछता हूँ, रोमन उर्दू में। मैं इसको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ कंप्यूटर की तारीफ बताएं, ठीक है। अब मैंने ये रोमन उर्दू में इसको क्वेश्चन लिखा है। अब देखते हैं, और आंसर मुझे रोमन उर्दू में करें, ठीक है। जैसे आप एक अपनी टीचर से या जैसे आप एक दोस्त से इंटरेक्शन कर रहे हैं वैसे ही आपने इससे सवाल करना है। देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। देखिए जी, इसने जिस लैंग्वेज में मैंने इसको क्वेश्चन किया उसी ही लैंग्वेज में इसने मुझे आंसर कर दिया कि वालेकुम अस्सलाम, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। ये बहुत से पार्ट पर मुश्तमिल होता है जैसे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की तारीफ ये है कि अब देखें कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया कि पहले हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ पर हमें सारी चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल होती। अब हम इस चैट जीपीटी को यूज़ करके
उर्दू में लें, इंग्लिश में लें, हिंदी में लें, किसी और पॉपुलर लैंग्वेज में लें, ये हमें उसका आंसर सेम एज इट इज़ देता है। अब ये तो हो गया, मैंने उसको रोमन उर्दू में क्वेश्चन किया। अब इसी को मैं ओरिजिनल उर्दू के अंदर इसके साथ क्वेश्चन करता हूँ। तो उसके लिए लैंग्वेज चेंज कंट्रोल ही होता है। आपको उसको दूंगा। नहीं उर्दू, चले चले, मेरे पास अभी उर्दू नहीं है, तो आप इसको उर्दू में क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको उर्दू में ही आंसर करेगा। तो अब देखें, ये जो दो मैंने इसको क्वेश्चन किए हैं, इसने इनकी कोई मेरे पास हिस्ट्री नहीं मेंटेन की, इसने मेरे पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। तो अब जैसे ही मैं इस पेज को क्लोज करता हूँ और दोबारा मैं अगर इस पेज को ओपन करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें देखें, मेरी चैट सारी गायब हो गई है, मैं उसका चैट का रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस chatgpt.com के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन हम लॉग इन होके हम आएंगे जब, तो फिर हमारी ये मुकम्मल हिस्ट्री और ईच एंड एवरीथिंग अपने पास मेंटेन भी कर रहा होगा और हम उसको एक्सेस भी कर पाएंगे। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आपने अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है साइन अप पे। जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको दो मेथड देगा अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एक मेथड ये है कि आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखें और कंटिन्यू करें, देन आगे उसको यूटिलाइज करें। सेकंड मेथड ये है कि आपके पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बना हुआ है, तो जो इजी मेथड है वही यही है। तो आप जस्ट कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, आपके पास जिस गूगल के अकाउंट से आप लॉगिन होंगे, वो कहेगा कि आप इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। मेरा ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट बना हुआ था, लिहाजा इसने मुझे उसके साथ लॉगिन करके वापस रीडायरेक्ट कर दिया मेन पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास इससे पहले मैंने इसके साथ जितनी भी डिस्कशन की थी सन 2013 के अंदर, और अभी 14 चल रहा है, वो सारी की सारी डिस्कशन इसने अभी एक साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर अपने पास सेव की हुई है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करके चेक करूंगा, तो मुझे वो मुकम्मल प्रीवियस हिस्ट्री जितनी भी है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड इसके पास अवेलेबल है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ तक बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई है? ओके। अब देखें, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ। उसको हम कहते हैं कि हमने क्वेश्चन करने का तरीका कैसे सीखना है इससे। यानी कि आप जब अपने टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करते हैं, तो उसको आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने से पहले आप उसको बताते हैं कि मैं फलान डोमेन, फॉर एग्जांपल मैं अब एक टीचर है, वो है इंग्लिश का टीचर, तो मैं उससे फिजिक्स के क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, या एक फिजिक्स का टीचर है, उससे उससे जाके मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता। मुझे पहले टीचर को बताना पड़ता है कि सर, जो मेरा क्वेश्चन है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आप बराए मेहरबानी या तो अपने पास उसका नॉलेज लें, या मुझे इस ऐसे टीचर की तरफ रेफर करें जिसको फिजिक्स का नॉलेज होता है। तो सेम यही इस तरह की मेथोडोलॉजी हमने यहाँ पर भी इसके साथ डिस्कशन करने के लिए यूटिलाइज करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी कि क्वेश्चन करने का तरीका। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपको अब थोड़ा सा डॉक्टर जाकर साहब एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली सबसे पहले प्रॉम्प्ट को समझ लेते हैं। प्रॉम्प्ट वो मैसेज है, वो क्वेश्चन है जो हम लैंग्वेज मॉडल से पूछते हैं। जब लैंग्वेज मॉडल से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको बेसिकली प्रॉम्प्ट कहा जाता है। वो किसी भी ज़बान में किसी भी अंदाज से हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन पूछने का भी अंदाज होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इससे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिस तरह शहजाद साहब ने पूछा व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो अब ये कंप्यूटर के बारे में अगर बंदे को जवाब देगा तो वो जनरल किस्म का जवाब होगा। अब बंदा अगर अपने बारे में बता दे कि नहीं मुझे जवाब दें, लेकिन मैं जो हूँ 8 साल का बच्चा हूँ, ठीक है, आंसर मी लाइक आई एम एट, ठीक है, तो अब वो कंप्यूटर की डिफिनेशन समझाएगा, लेकिन वो इस तरह से समझाएगा कि जिस तरह 8 साल के बच्चे को समझाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं आपके सामने, तो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिफाइन कंप्यूटर, कामा, इसके बाद हम लिख लेते हैं एक्सप्लेन लाइक आई एम एट, ठीक है। तो अब ये जो हमें रिस्पांस करेगा कंप्यूटर की डिफिनेशन के बारे में, इस तरह से
रिस्पांस करेगा जिस तरह से मैं 8 साल का बच्चा हूँ, ठीक है। अब वो कंप्यूटर के बारे में देखिए उसने जो बताया, ठीक है। तो पहली बात उसने बता दी कि कंप्यूटर क्या है, कि सोच सकता है, फास्ट रिप्लाई करता है, और इमेजिनेशन कर सकता है। हम इस पर गेम खेल सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। अब बच्चे के लिए तो यही चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के लिए, टेक्निकल ठीक है। चीज़ें। टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर उस बच्चों के लिए नहीं रखा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके लिखूं, ठीक है, डिफाइन कंप्यूटर, आई एम बी एस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। अब जो मेरे लिए कंप्यूटर को डिफाइन करेगा, तो इस तरह डिफाइन करेगा जैसे मैं बी एस कंप्यूटर साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। अब इसकी जो डिफिनेशन होगी वो टेक्निकल अंदाज में होगी, और वो अलग से होगी। अब यहाँ पर देखें कंप्यूटर की डिफिनेशन उसने चेंज कर दी है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको देखें और ऊपर वाली डिफिनेशन को देखें, दोनों केसेस में चेंज है। तो बिल्कुल इस एग्जैक्ट इसी तरीके से जिस तरह हम जब मोमेंट। जाते हैं टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर हमें देख करके हमारे लेवल के मुताबिक रिस्पांस करता है, ठीक है। या घर में कोई छोटा बच्चा होता है, किसी बड़े से कोई सवाल पूछ लेता है, तो बड़ा जो उसको जवाब देता है, उस सवाल का जवाब वो बच्चे के जहन के मुताबिक देता है। और अगर वही सवाल कोई बड़ा बंदा बड़े बंदे से पूछे, तो उसका अंदाज उस अंदाज में बड़ा बंदा देता है, ठीक है। तो हमने इस चीज को सामने रखना है, तो इसके मुताबिक इससे जवाब सवाल करना है। अब ये जो सवाल जवाब करने का अंदाज है, या इसको जो हमने बताया साथ में इंस्ट्रक्शन दी, ये बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। गुड। तो अब हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को फर्दर 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। बेसिक प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, बिल्कुल सादा से प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अब ये आपको शहजाद साहब फर्दर इनको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ओके, अब देखें जी, हमारे पास जैसे कि डॉक्टर जाकिर साहब ने कहा कि 3 डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रॉम्प्ट्स होते हैं। नंबर 1 बेसिक प्रॉम्प्ट्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट प्रॉम्प्ट्स एंड नंबर 3 एडवांस लेवल प्रॉम्प्ट्स। तो अब जिस तरह अभी मैंने आपके साथ सामने प्रैक्टिकल हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की कि पहले हमने उसको कहा कि कंप्यूटर को डिफाइन करो, और मैं जो हूँ, मैं 8 साल का एक बच्चा हूँ। तो इसने क्या किया कि आपको उसी पर्सपेक्टिव में कंप्यूटर को डिफाइन किया। देन मैंने इसको सिंपली सेम लाइन को चेंज कर मैंने कहा नहीं, मैं बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लिहाजा आप मेरे उसको कंप्यूटर को मुझे इस तरह डिफाइन करें जस्ट लाइक अ बीएस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो उसने मेरे आंसर को थोड़ा सा मजीद टेक्निकल कर लिया। तो अब देखिए सिंपली मैंने एक लाइन से अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रॉम्प्ट्स, कि आप सिंपली अपने क्वेश्चन को विद इन अ सिंगल लाइन उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं, ठीक है। बट अब जब मैं इसकी तरफ इंटरमीडिएट प्रॉम्प्ट की तरफ जाऊंगा, तो मैं कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उससे पूछूंगा। पहले हम उस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को चलते हैं, लेते हैं एक डेली लाइफ के साथ, देन हम आगे उसकी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसी ही प्रॉम्प्ट को लेके आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन तो चाहिए, ठीक है, और मैं एक बीएस सीएस का स्टूडेंट हूँ। बट मुझे जो डेफिनेशन है वो इस सेंस में चाहिए कि मुझे पता चले कि इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट जो है ना वो मौजूद हैं कंप्यूटर के अंदर, या कौन कौन से सर्किट इसके अंदर लगे हुए हैं, और कौन सा सर्किट किस तरह का काम करता है। तो अब देखें, अब मैंने क्या किया, इसको एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर मैं इसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा अब मैं इसको क्या कहूँगा कि प्लीज behave like a computer engineer and answer my following question, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मजीद टेक्निकल तरीके से उसको मॉडिफाई किया, और इसको कहा कि आपने सिंपल एक स्टूडेंट या टीचर के तौर पर मुझे आंसर नहीं करना, बल्कि आपने जो मुझे आंसर करना है वो विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुझे आंसर करना है। अब मैं इसको कहता हूँ डिफाइन कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर, ठीक है। और अब जब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर कहा, तो अब ये क्या करेगा, इस आर्किटेक्चर को अटैच करेगा कंप्यूटर इंजीनियर के डोमेन के साथ, एंड देन मुझे इसका रेलेवेंट आंसर देगा। अब देखें, आप सामने आपको नजर आ रहा है, इनिशियली जब हमने क्वेश्चन किया जस्ट उसने एक सिंगल पैराग्राफ में गेम्स के हवाले से बात की, लेकिन जब मैंने उसको बेसिक प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा अपडेट किया तो उसने मुझे पैराग्राफ के फॉर्म में ही दिया, बट लिटिल बिट 20% टेक्निकल आंसर दिया। बट अब जब मैंने उसको थोड़ा सा मजीद अपने उसको प्रॉम्प्ट को अपडेट किया और उसको कहा नहीं, मुझे इंतहाई एक्सपर्ट लेवल का कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर रिस्पांस करो, तो उसने अब देखें कि मुझे शुरू में एक छोटा पैराग्राफ दिया, देन उसने मेरे हर एक पॉइंट को, हर एक जो पार्ट है कंप्यूटर का, उसको इन डिटेल विद प्रॉपर हेडिंग और उनकी प्रॉपर टेक्निकलिटी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ मुझे इसने इन डिटेल आंसर किया। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल प्रॉम्प्ट से इंटरमीडिएट प्रॉम्प्ट पे मैं जैसे ही जंप किया, तो मेरा जो आंसर था वो मोर डिटेल, मोर कम्प्रीहेंसिव और मोर टेक्निकल हो गया। तो अब इस चीज को हम आगे कैसे लेके जाते हैं एडवांस प्रॉम्प्ट की तरफ, उसके बारे में डॉक्टर सागर साहब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, जब हम एडवांस प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, तो आप देख लें कंप्यूटर से आप कोई भी क्वेश्चन करें, किसी भी टाइप का करें, थोड़ी सी डिटेल दे दें तो वो उसके मुताबिक आपके लिए काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कंप्यूटर को ये कह दूं कि मुझे खाना पकाने की तरकीब बता दो, ठीक है, मेरे फ्रिज के अंदर ये दो चीज़ें तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं और मुझे आप खाना पकाने की तरकीब बता दें, ठीक है, या मैं इससे कह देता हूँ मेरे पास फ्रिज में ब्रेड पड़ा हुआ है, ठीक है, जैम पड़ी हुई है और मैं टोस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे स्टेप्स बता दें, ठीक है, तो ये मुझे स्टेप्स बता देगा। जैसे भी हम लिख रहे हैं कि मुझे टोस्ट बनाने के स्टेप्स बता दें, ठीक है, तो अब ये आपको एक एक स्टेप करके बता देगा कि किस तरीके से आपने ब्रेड लेना है, फिर उसको टोस्टर में डालना है और उसके बाद फिर आपने टोस्टर को ऑन करना है, फिर ब्रेड उसके बाद निकाल देना है और उसके बाद इसको स्प्रेड कर देना है और आपके पास सर्व करना है, ठीक है। तो इसने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता दी। इवन आप इसके साथ अगर टाइम भी पूछ लेंगे तो आपको हर स्टेप का टाइम भी बता देगा कि कितना टाइम बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इससे एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने कोयटा का विज़िट करना है, मैंने 3 दिन का कोयटा का विज़िट करना है, मुझे की लोकेशंस बता दें, ठीक है। आप बेशक उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, रोमन उर्दू में करें, तो जिस तरह से आप इससे कहेंगे उसके मुताबिक ये आपको रिस्पांस करेगा। मैंने 3 डेज़ का कोयटा का विज़िट करना है, मुझे कोयटा के की पिकनिक पॉइंट्स बता दें, ठीक है। अब ये जो मुझे रिस्पांस करेगा, ठीक है, तो ये कोयटा के पर्सपेक्टिव में मुझे बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है, किस तरह से जाना है, और मुझे अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही जगहों के बारे में बताएगा जितना मैं 3 दिन में आसानी से विजिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इससे कहूँ कि मैंने एक क्लास में पढ़ाना है, ठीक है, और क्लास में मैंने मिसाल के तौर पर मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसने आखिर में ऐड भी कर दिया, ये सब पॉइंट्स तुम्हारे 3 देश के ट्रिप्स के लिए आइडियल है, ठीक है। तो ये इससे कम या ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन इसने सिर्फ इतने पॉइंट्स ही रखे, ठीक है, कि जितने 3 डेज के लिए आइडियली आपके पास आ जाए, ठीक है। अब अगर मैंने इससे किसी क्लास के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं और मुझे कह देते हैं कि बाबा आज हमने कायद आज़म पर तकरीर करनी है, ठीक है, तो कायद आज़म पर स्पीच लिख करके दें, मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, write down speech about Qaid Azam for my 10-year-old child, ठीक है। एडवांस जा रहे हैं। अब अगर इसमें मज़ीद हम चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कि इस बच्चे ने कब इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो उस हवाले से भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी बता रहे हैं कि इस बच्चे ने ये स्कूल के एक स्पीच डिलीवर करनी है स्कूल के सेमिनार में, ठीक है।
तो उस हवाले से इसने आपने इसका रिस्पांस करना है, ठीक है। ऑडियंस के हवाले से आप बताना चाहते हैं कि ऑडियंस स्कूल के बच्चे हैं या आपके स्कूल के जो बाकी लोग हैं इलाके वाले, उस हवाले से, ठीक है। बच्चों के हवाले से आपने बताना है या बड़ों के हवाले से, तो ये उस हवाले से इसको अपडेट करेगा, ठीक है। जो जो स्टेप्स हम इसे बताएंगे ये उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अब जितनी चीज़ें हमने इसे बताई ये उसके मुताबिक बताएगा। यहाँ पर स्पेलिंग की सजेशन आपको दे रहा है, अगर स्पेलिंग आप लिख रहे हैं अच्छी बात है, ना लिखें तो ये स्पेलिंग को खुद ही समझ जाता है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम लोग ह्यूमन अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर भी दें तो मैसेज पढ़ने वाला ये सारी बातें हमारे लिए समझ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्पीच कायद आज़म के बारे में है जो 10 साल का बच्चा स्कूल के सेमिनार में डिलीवर करेगा, ठीक है। और सिंपल इसका इम्पैक्टफुल स्पीच होगी, और ऑडियंसेस के क्या हैं, आपके पास बच्चे हैं जिनको ये इसने ये स्पीच डिलीवर करनी है। नीचे उसके बाद देखें पूरी स्पीच उसने इंग्लिश में लिख करके आपको A to Z दे दी, ठीक है। अब ये काम अगर हम खुद करेंगे, अब एक बात और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि शायद इसके पास कोई डेटाबेस है, कोई इसके पास पीछे एक सिस्टम है जिससे ये सारी एप्लीकेशन स्पीच पहले से लिखी हुई है और ये वहां से उठा करके ला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा हर दफा नहीं लिख रहा। अगर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कॉपी पेस्ट करके दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये दूसरी दफा डिफरेंट स्पीच लिखेगा, ठीक है, इसके वर्ड्स चेंज होंगे, ठीक है। अब अगर ऊपर वाली और नीचे वाली स्पीच को हम दोबारा से कंपेयर करेंगे, आप चेक कर लें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट तो सेम होगा क्योंकि हमने कायद आज़म के बारे में ही स्पीच करवानी है, 10 साल के बच्चे से ही करवानी है, स्कूल में करवानी है, वो ठीक है। लेकिन स्पीच के जो कंटेंट्स होंगे, जो राइटिंग के जो सेंटेंसेस होंगे, वो आपके पास अगर दोनों को आप कंपेयर कर दें तो वो चेंज होंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर इसने लिखा टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द ग्रेट मैन कायद आज़म, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट में आप देखें टुडे आई एम हियर अबाउट द ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में कुछ वर्ड्स चेंज हो गए हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से जिस तरह हम इंसान से जब कोई बात पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है, जवाब देने वाला जवाब तो देता है लेकिन वर्ड्स आगे पीछे होते रहते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, आंसर सेम होता है, लेकिन वर्ड्स आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आपको शहजाद साहब फर्दर कुछ चैट्स की एग्जांपल, कुछ प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल करवा देते हैं, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को देख कर उम्मीद है कि आपको ये कांसेप्ट ज़्यादा और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो जी बेहतरीन जी, डॉक्टर साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इन चीज़ों को समझाया कि यानी कि हम एक ही प्रॉम्प्ट को अगर हम बार बार इस कंप्यूटर को या इस सिस्टम को, चैट जीपीटी के सिस्टम को हम देंगे तो ये हमें हर बार एक नए अंदाज में, एक नए प्रोस्पेक्टिव में आंसर करेगा। इट मीन्स ये लर्न करता है, थिंक करता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। नॉट के एक डेटाबेस है वहाँ से डाटा उठ के आ रहा है, शो हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें इससे पहले हमने विदाउट लॉगिन क्वेश्चन किए थे तो हमारे पास ये साइड बार नज़र नहीं आ रही थी। अब हम लॉगिन होके क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारी प्रीवियस चैट भी आ रही है। देन देखें ये 2023 की है, ये अक्टूबर 2024 की है, और ये जो मैं जितनी आज की डिस्कशन कर रहा हूँ ये उसने आज की चैट मुझे यहाँ पर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चैट मुझे पता चले कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं इन 3 बटन्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रीनेम करके मैं इसको एक न्यू नेम दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा क्लास चैट जीपीटी क्लास 2। तो अब ये हमेशा ये चैट मेरी इस नेम के साथ सेव रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस चैट या इस क्लास के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, मैं अभी करंटली इस चैट में हूँ, तो मैं जस्ट इस चैट पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ तक तो होगी हमारी बात कि हम चैट जीपीटी को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बात आप याद रखें, ये तो होगी जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम इससे अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हम इससे अपनी बीमारियों के हवाले से एज एन डॉक्टर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एज अ बिजनेस एडवाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एज अ ऑनलाइन लर्निंग टूल के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसाल के तौर पे अभी तो हमने इसको जस्ट एजुकेशनल डिस्कशन की थी। अब मुझे आज रात को एक ऐसा इशू आ गया कि फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, उसको अचानक खांसी शुरू हो गई और उसकी खांसी का जो बलगम था उसमें से ब्लड भी आ रहा है। तो अब इस वक्त मेरे पास किसी डॉक्टर का या किसी का वो राब्ता नंबर भी नहीं है कि मैं उससे पूछूं और अपने बच्चे को कोई मेडिकेशन या
अपने घर की लेवल की कोई उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने फ़ौरन जीपीटी ओपन करना है और इसको आके मैंने क्वेश्चन करना है और इसको बताना है कि मेरे साथ ये इशू हो गया, आप मुझे एडवाइस करो कि मैं क्या मेडिसिन दूँ। तो अब देखिए मैं इसको क्वेश्चन करूँगा तो ये मुझे कैसे उसका रेलेवेंट रिस्पॉन्स करेगा। इट मीन्स हम इसको एजुकेशनल मटेरियल के अलावा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हम उसको एज अ डॉक्टर भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हम इसके बाद अगली एग्जांपल देखेंगे, इससे हम अर्निंग के हवाले से हम क्या चीज़ देख सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरे बेटे को अचानक कफ स्टार्ट हो गई है और उसके बलगम में ब्लड भी आ रहा है और कफ बहुत तेज है। मेरे पास कोई मेडिसन नहीं है। मुझे होम रेमेडी सजेस्ट करें। तो अब देखें ये मेडिकेशन से अलावा, क्योंकि मेरे पास मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं, कोई कुछ कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये फ़ौरन मुझे घर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं मुझे वो सजेस्ट करेगा। तो देखें कि कह रहा है कि फॉर नाउ हियर इज़ अ फ्यू जेंटल होम रेमेडीज यू कैन ट्राई टिल टू कंसल्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि वार्म हनी यानी कि गर्म शहद और इसको यूज़ करो। जिंजर को या हनी टी जो होती है हमारे पास जिंजर, ये अदरक का कावा बना के पी लो। वार्म स्टीम इनहेलेशन यानी कि कह रहा है कि भाप लो। ठीक है, हाइड्रेशन यानी कि पानी उसको गर्म करके पानी दिया जाए। तो अब देखिए इसको हम एन एज अ डॉक्टर भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए वो फ़ौरन ऐसी चीज़ें हमें सजेस्ट की जो हम अपने घर के अंदर अवेलेबल होती हैं और हम फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट अपने बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सजेशन आप लोगों के लिए ऐड कर दूँ कि ये जस्ट आपके लिए सजेशन है। ऐसा ना हो कि आप इसको मेडिकल पर्पस के लिए रियल में यूज़ करें। जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी हो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। हाँ, कुछ वक्त के लिए ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन रियल में डॉक्टर का रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी काम करें तो हेल्प इससे ज़रूर लें, लेकिन ये कि वार्निंग इसके साथ रहेगी कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड करके बैठ जाएं। राइट, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है कि ये ना हो कि आप लोग कहें कि हमें कल क्लास के अंदर बताया गया था डॉक्टरों को छोड़ो, जस्ट जीपीटी को यूज़ करो अपने सारे काम सारी जो है ना वो मेडिकेशन इससे लो। तो बहरहाल डॉक्टर की अहमियत अपनी जगह, ये जस्ट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, और आपको ये चीज़ दिखाने का मेन मकसद ये था कि आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर एक थोड़ा सा फूड ऑफ थॉट है, सोचने की बात है। जब एक ऐसी ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे हमें दुनिया की हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली हम उससे कुछ ऐसी चीज़ें भी तो सीख सकते हैं कि जिसके थ्रू हम अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं इसी जीपीटी ही से पूछता हूँ कि मैं बेसिकली उसको अपनी एक्सपर्टीज़ बताऊँगा। देखें, हर बंदे की अपनी-अपनी स्पेसिफ़िक एक्सपर्टीज़ होती हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। तो आपने जीपीटी को अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है। एक्सपर्टीज़ बताने के बाद देन आप उसको कहेंगे कि मुझे बताओ कि मैं इन एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके और जीपीटी के इस टूल को यूज़ करके कैसे मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है जी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप ऑडियंस में से कोई बताएगा, कोई अपनी एक्सपर्टीज़ बताए, हम उसी की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके हम अर्निंग के उससे मेथड पूछेंगे। कोई भी प्लीज़ अपना माइक ऑन करके अपनी एक्सपर्टीज़ बता दे। वालेकुम जी, जी, बिल्कुल आ रही है जी। राइट, ओके, ठीक है। अब जी, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ आई एम अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है जी? प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ कैन आई यूज़ दिस क्या कहते हैं इसको? जिस सेटअप है, अ, मेडिकल लैब सेटअप कर रहे हैं। हाउ कैन आई यूज़ दिस फन फन
This expertise along with the use of chat GPT for online earning through uh, online प्लेटफॉर्म्स। देखिए अब ये जनरली मैंने पूछा कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि वो एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो अब हमने इससे ये पूछा कि आज जो हम बेसिकली ये चीज़ करवाने का मकसद ये था कि जो टूल आज हम पढ़ रहे हैं इसको हम डिफरेंट डोमेन्स के अंदर कैसे यूटिलाइज करके ऑनलाइन अर्निंग के लिए हम अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो अब हम इसी से हमने पूछा कि ये हमें रास्ता बताए, देखते हैं अब हमें ये क्या आंसर करता है। देखें अब कितनी बेहतरीन चीज़ इसने बताई है हमें। उसने कहा कंबाइनिंग योर एक्सपर्टीज एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट विद जीपीटीज कैपेबिलिटीज ओपन अप सेवरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन अर्निंग। हियर आर सम वेज टू यूज या लेवरेज बोथ स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन करें। कंटेंट क्रिएशन किसके लिए करें? मेडिकल एंड हेल्थ ब्लॉग्स के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? use your lab expertise to generate accurate detailed content for health and medical websites, blogs and social media. Perform like Upwork, Fiverr and Freelancer have a demand for knowledgeable content क्रिएटर इन मेडिकल फील्ड। तो अब देखें इसने हमें फ़ौरन एक ऑप्शन बता दिया कि आप जीपीटी को टूल को यूज़ करें और जीपीटी के टूल को जो आप आज हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, क्वेश्चन करने की डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, वो क्वेश्चन के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप मेडिकल के लिए और हेल्थ के लिए ब्लॉग्स लिखें। और जब ये नॉलेजेबल ब्लॉग लिखेंगे तो आप अपना अकाउंट फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे बनाएं और वहाँ पर जाके कहें कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल एंड हेल्थ ब्लॉग। तो वहाँ पर आपको ऑन पेमेंट नॉलेजेबल कंटेंट लिखने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सेकंड इसने कहा मेडिकल एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है कि आपने जीपीटी को यूज़ करके टीचेबल और ये यूडीमी इस तरह के ऊपर आप अपने ट्यूटोरियल बनाएं मेडिकल से रिलेटेड, जिसके अंदर प्रैक्टिकल मेडिकल का काम आप उनको शो करवाएं और साथ साथ आप हेल्प ले सकते हैं जीपीटी से। इस तरह मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज आप दे सकते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ यू कैन ऑफर डेटा इंटरप्रिटेशन सर्विसेज ऑन अपवर्क एंड फ्रीलांसर। जीपीटी कैन असिस्ट इन क्रिएटिंग समरीज, एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड डेवलपिंग रिपोर्ट्स ऑन कंटेंट बेस्ड ऑन द डेटा। तो अब जीपीटी क्या आपके हेल्प करेगा? जीपीटी वो सारे काम में हेल्प करेगा जो आपसे अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर आपसे लोग डिमांड करेंगे। इसी तरह मेडिकल लैब टेस्ट समरीज एंड एक्सप्लेनेशन गाइड, इस तरह का आप गाइड बना सकते हैं जीपीटी को यूज़ करते हुए। तो ये देखें जस्ट एक आंसर एक क्वेश्चन से इसने हमें 7 डिफरेंट टेक्निक्स बता दी जिनको हम यूटिलाइज करके यूज़ करके अपने ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका, इसके अलावा कोई और भाई बताएं कि उनकी कोई एक्सपर्टीज हो। फॉर एग्जांपल चलो मैं लिख लेता हूँ, आई एम अ कारपेंटर, सो नो प्लीज सजेस्ट। ऊपर वाले को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब एज एन कारपेंटर मैं जीपीटी को कैसे यूज कर सकता हूँ? लकड़ी का काम करता है, जैसे कारपेंटरी हम हम्म, जैसे कारपेंटरी कहते हैं, लेकिन ये लकड़ी का काम हम्म, करने वाला ठीक। तो देखिए जी, अब एक कारपेंटर जस्ट एक टोटल प्रैक्टिकल काम है, बट इसके अंदर से भी जो है ना जीपीटी ने आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के कुछ मेथडोलॉजीज, कुछ तरीकाकार निकाल के दे दिए हैं आपको। जिस तरह ये कह रहा है कि डाई कारपेंटर गाइड फॉर कंटेंट क्रिएशन, आप क्रिएट स्टेप बाय स्टेप कारपेंट्री गाइड बना सकते हैं जो आप ऑनलाइन फाइबर के ऊपर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो गाइड। इस तरह ऑनलाइन कारपेंट्री ट्यूटोरियल यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड सेल कारपेंट्री प्लान्स, आप जीपीटी के साथ डिस्कस करें कि मैंने एक
टेबल बनाना है और टेबल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो वो फोल्ड भी हो सके और छोटी सी जगह भी घेरे, उसी टेबल को हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कर सकें, उसी टेबल को मैं कंप्यूटर और लैपटॉप रखने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकूं और उसी ही टेबल को मैं बतौर चेयर भी कभी कभी यूज़ कर सकूं। तो ये आपको ऐसे आइडियाज़ बताएगा कि जिनको यूटिलाइज़ करके आप एक टेबल से इस तरह के मल्टीपल काम करवाने के लिए उसको इतना फ्लेक्सिबल टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कारपेंट्री का काम भी जीपीटी को यूज़ करके काम करवा सकते हैं। बहुत सारे टिकटॉक के ऊपर आप अपनी सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं, वर्चुअल 3D मॉडल्स, रेंडरिंग और कस्टम डिज़ाइन कारपेंट्री डिज़ाइन बना सकते हैं यूजिंग जीपीटी और इसके हेल्प लेके। तो अब इसके अलावा आप कोई और फील्ड बताएं, हम उसके बारे में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। कोई बंदा अपनी फील्ड बताए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे सर, उसकी जरा गाइड करते ओके, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया है हमें चैट के अंदर कि हम जीपीटी से पूछेंगे। मैंने पावर पॉइंट का बेसिकली मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, और मैंने अपने ऑफिस के बॉस को एक प्रेजेंटेशन देनी है। उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकता हूँ, उसकी मैं स्टेप्स जीपीटी से पूछना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्वेश्चन करूँगा, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, I want to prepare PowerPoint presentation, so please guide me. How can I prepare my presentation using PowerPoint slides? तो अब ये हमें मुकम्मल उसके स्टेप्स बताएगा। जी, ये डॉक्टर जाकिर साहब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों ने कहा मैं कैमरे में नज़र नहीं आता, तो बेसिकली कैमरे के सामने आ गया हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या बातें आपने सामने करनी है, ठीक है। तो इसने बता दिया कि इंट्रोडक्शन आपने सबसे पहले तो टॉपिक रख करके टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने रखें। उसके बाद की पॉइंट्स को देखें कि आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है उसमें। इंट्रोडक्शन करें, फिर उसके बाद मेन कंटेंट्स रखें और आखिर में कंक्लूजन रखें, ठीक है। तो उसमें जब क्रिएट करें तो स्लाइड आपके कंटेंट हों, हर स्लाइड पर थोड़े कंटेंट हों, सिर्फ पॉइंट्स हों, ठीक है, और विजुअल्स हों आपके पास, ये सारी चीज़ें हों, ये सारे आपको इधर स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट एक टॉपिक पर कुछ स्लाइड्स बनवा लेता हूँ। इसमें मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप डॉक्टर साहब इसको, बल्कि आप मुझे बोले, मैं लिखता हूँ कि इसमें हम ये चाहते हैं कि अब एक ऐसा बंदा है जिसको पावर पॉइंट यूज़ ही नहीं करना आता। ये भी तो एक इशू हो सकता ये है ना। ये भी जो स्टेप्स बता रहा है उसमें पावर पॉइंट को हाँ, यूज़ करना और जी जी, प्रेजेंटेशन के स्टेप्स सारे उसने बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। ठीक मैं है। इसको जस्ट ये कहता हूँ कि मुझे इनिशियली पावर पॉइंट को यूज़ करना बताओ, देन प्रेजेंटेशन बनाना बताओ, तो हम उसको मज़ीद थोड़ा सा एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ, आई एम न्यू एंड not have knowledge about PowerPoint, so please also guide me how can I use PowerPoint. तो अब देखें जी, अब ये इसने स्टेप्स बता रहा है कि आप ओपन पावर पॉइंट, लॉन्च पावर पॉइंट एंड क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, देन उसका इंटरफेस अंडरस्टैंड करें, उसके रिबन पे क्लिक करें, स्लाइड पैन पे क्लिक करें, ऐड न्यू स्लाइड करें, टेक्स्ट बॉक्सेस करवाएं, ठीक है, इमेजेस क्रिएट करें, चार्ट के ऊपर जाएं, चार्ट पे अभी हर एक स्टेप के ऊपर जाने का पूरा मेथड बता रहा है। टू ऐड अ चार्ट, गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक एंड देन चार्ट एंड देन क्लिक, एंड देन वीडियो ऐड करने के लिए क्लिक इंसर्ट
and then go to the video and video clip from your computer. मीन्स कि आपको एक एक टैब के अंदर एक एक प्लेस के ऊपर जाने के लिए मुकम्मल कंप्लीट स्टेप्स भी बता रहा है और पूरा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के मुकम्मल मेथड भी आपको समझा रहा है। जी डॉक्टर साहब। अब यहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन की इससे स्लाइड के कंटेंट बनवा देते हैं। ठीक है, मैं इसे कह रहा हूँ राइट कंटेंट्स फॉर presentation about health and fitness. Make sure to make 7 slides। ठीक है, मैंने इसे कहा कि सिर्फ 7 स्लाइड्स के मुझे कंटेंट्स बना दो, 7 स्लाइड्स के कंटेंट बना दे, वो बता दें, तो उसके मुताबिक मैंने स्लाइड्स बना देनी है। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त एक बात का ख्याल हम रखते होते हैं कि हर स्लाइड पर कम से कम कंटेंट हो, तो मैं इसको ये भी बता देता हूँ each slide contents bullet points and less contents। ठीक है, मैंने इसे कहा कि थोड़े कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगी तो फिर हमारे पास वर्ड की फाइल और प्रेजेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ पर बताया देखिए, हर स्लाइड के बारे में मुझे बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस किस तरह से ऐड करनी है। तो अब हम इस तरह कर देते हैं कि जस्ट मैं एक स्लाइड सिर्फ आपको बना के बता देता हूँ, फिर हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैंने यहाँ से पावर पॉइंट आपके सामने ओपन कर दिया, तो पहली स्लाइड के लिए मैंने कंटेंट यहाँ से आपके सामने ओपन कर दिए। ठीक है, यहाँ से जो स्लाइड 2 है चूँकि मेरे पास, ठीक है, मैं उसके मुताबिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी हेडिंग रख दी है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो बुलेट्स पॉइंट हैं वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि जब भी चैट जीपीटी से हम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनकी फार्मेटिंग का मसला हमारे पास आता है। ठीक है, तो फार्मेटिंग के लिए आप इसको खुद से फार्मेट कर सकते हैं, या ये कि आप इसको नोटपैड में ले जा करके इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर ऑफिस 365 है तो डिज़ाइनर में जा करके हर स्लाइड को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया, इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ये डिज़ाइनर वाला बटन हर बंदे के पास नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि डिज़ाइनर सिर्फ उस बंदे के पास आएगा जिसके पास ऑफिस 365 होगा। अब मैं ये स्लाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली उसने सारी स्लाइड को डिज़ाइन कर दिया और अच्छे से बना भी दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कोई और डिज़ाइन चाहिए तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, तो जिस डिज़ाइन में आपको स्लाइड चाहिए उसी के मुताबिक आपको स्लाइड बना के दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आप स्लाइड्स के कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वन बाई वन, और सारी स्लाइड्स आप बना सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, फर्दर अभी कंक्लूडिंग पॉइंट्स। ओके, देखें जी, अब ये नहीं कि हमारे पास एक टॉपिक था हेल्थ एंड फिटनेस। अब अगर मैनुअल में बैठता और इसके ऊपर स्लाइड्स बनाना शुरू करता तो आई थिंक एक खत्म हो गई। बस अब वो लोग रिकॉर्डिंग खत्म हो गई क्लास। क्लास खत्म हो गई है। शिट, न्यू मीटिंग न्यू मीटिंग। इसके बारे में बता दें, वीडियो में आ जाएगा। अच्छा, बस यही हमारी तकरीबन आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह बस नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक न्यू टूल के साथ आएंगे। मींस कि हमारे हमें इसका ये फ़ायदा हुआ कि हम इतनी बड़ी एक प्रेजेंटेशन थी वो हमने विद इन 5 मिनट कंप्लीट प्रेजेंटेशन हमने बना ली। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, उसमें हम एक न्यू टूल यूज़ करेंगे। और आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस पूरे वीक के अंदर आप इस चैट जीपीटी को यूज़ करें, इसकी ऊपर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएं।
और एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट और आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट आप जितने भी एग्जाम्पल्स प्रॉम्प्ट है बहुत सारे, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप उनको यूटिलाइज करके डिफरेंट तरीके से इसको चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस दौरान किसी को कोई इशू हो तो आप सब लोग आपस में इकट्ठे हैं, एक ग्रुप बना लें, उसके अंदर जो है ना फिर जो भी इशू हुआ करेगा वो हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन वो ग्रुप होगा जस्ट ओनली फॉर लर्निंग पर्पजेस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।